डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच टू बी विद द एयर न्यूज। जहांबाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खास तौर पे जब आप स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में कोई क्वेश्चन करते हैं तो मुझे फख्र महसूस होता है कि हमारी आवाज भी आप बनते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच सर। बस कोशिश करते हैं जर्नलिस्टिक काम करने का। लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन हम तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसी बात हो हम जरूर उसको उठाते हैं, इंडिया में भी वो उठाते हैं। बीइंग अ जी। जर्नलिस्ट, दिस इज माय ड्यूटी। तो सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है सर? जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, जरा कुछ ग्राउंड रियलिटीज वहां पे क्या है? आपको क्या इत्तलात आ रही हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट इस वक्त भारत में हो रहा है किसानों का? देखिए, जो किसानों का मुद्दा है भारत में, अ, आज अगर जनरली कहना हो कि इसके बावजूद भारत आईटी सेक्टर में और कमर्शियल और दूसरी बातों में वो क्लेम करते हैं कि हम काफी आगे निकल गए हैं, पर आज भी हकीकत ये है कि 60% के करीब लोग भारत में खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे ही जो है वो डिपेंड करते हैं। और ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, और खासतौर से जब से 2014 से मोदी की हुकूमत आई है, कि बहुत सारे जो सरकारी अदारे थे वो भी अंबानी अडानियों के हवाले किए गए हैं। डिफेंस सेक्टर और पोर्ट्स और दूसरे में तो है ही है, खेती बाड़ी सेक्टर भी उनके हवाले करने के लिए एक बहुत खतरनाक प्लानिंग मोदी ने की। वो भी जब कोविड का जो है वो आगाज हो चुका था 2020 में, मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस के जरिए 3 खेती कानून लेके आई, जिसका अगर मुझे एक आम आदमी को समझाने के लिए कहना पड़े तो वो था कि पंजाब के किसानों, क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि भारत के फूड पूल में वो एक्स्ट्रा व्हीट हो, राइस हो, वो अकेला पंजाब 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, या जो हरियाणा भी करता है, हरियाणा की वो बेल्ट जहां पे सिख फार्मर्स बैठे हुए हैं। तो ये उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लाए जिसके जरिए खेती को जो है प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती बनाने के लिए अंबानी अडानी ने बड़े बड़े साइलो भी बना लिए जहां पे उन्होंने स्टोर करना था। लेकिन पंजाब का सिख किसान खड़ा हुआ, पंजाब में उन्होंने पहले शुरुआत की, एजिटेशन की, और उनको रोक दिया गया शंभू बॉर्डर पे। इस बात का ध्यान रहे कि 1966 में उन्होंने जो 38% पंजाब यहाँ था, ईस्ट पंजाब, 1947 के बाद उसके भी 4 टुकड़े कर दिए, एक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। तो जो पंजाब को हरियाणा के साथ जोड़ता है वो दो जो है वो मुख्य तौर पे बॉर्डर हैं, एक शंभू बॉर्डर है और एक खनौरी बॉर्डर है। तो उनको शंभू बॉर्डर पे रोक दिया गया। लेकिन पंजाब के किसान हिम्मत करके दिल्ली तक पहुंच गए, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे जो सिंगू बॉर्डर है वहां पे 13 महीने किसानों ने बड़ी जबरदस्त एजिटेशन की। 700 से ज्यादा किसान वहां मारे भी गए, कोई हार्ट अटैक से, कोई अदरवाइज। लेकिन इतना वो इंटरनेशनल मूवमेंट, क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि हम जब आज अमेरिका से बात कर रहे हैं तो डायस्पोरा सिखों की आज एक बहुत बड़ी ताकत है, 5 मिलियन सिख डायस्पोरा में है। तो उस किसान मूवमेंट के वक्त भी मोदी सरकार ने देखा कि बाहर तो ये खालिस्तान की मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है, तो लगभग 2 साल पहले मोदी ने आके माफी मांगी पब्लिक चैनल के ऊपर, और वो दिन भी गुरु नानक साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी, और 3 खेती कानून वापस लेने का ऐलान किया। ये तो जैसे थे वाली सिचुएशन हुई, लेकिन जो एग्रीमेंट्स उन्होंने 3 खेती कानून वापस लेने के बाद किए थे उनमें कुछ मांगे किसानों की थी, क्योंकि जो इन खबरों को मॉनिटर कर रहे हैं वो लफ्ज एमएसपी आमतौर पे सुन रहे होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बात क्या है कि एक भारत में कमीशन बना था लेट 60s में, जिसे स्वामीनाथन कमीशन कहते हैं। स्वामीनाथन एक बहुत बड़ा थिंकर भी था और किसानों का हमायती भी था। उसको हाल ही में भारत ने भारत रत्न का खिताब भी दिया है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट ये थी कि किसान जो प्रोड्यूस करता है, जो उसकी लागत है, उसके ऊपर उसको 50% और प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये उसका क्रक्स था स्वामीनाथन रिपोर्ट का,
और उसने कहा कि क्योंकि खुली मंडी में, क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यहाँ की कनक सस्ते दामों पे वहां पहुंच सकती है। उन्होंने कहा जी कि हमारा किसान क्योंकि बहुत मुश्किल से गुजरता है, इसलिए गवर्नमेंट इस बात की गारंटी करे कि वो 23 क्रॉप्स उनको सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदे। सरकार यही नहीं कि सभी सरकार खरीदे, वो एक मार्क बन जाए कि जो प्राइवेट व्यापारी है वो उससे कम दाम के ऊपर उसको ना खरीद पाए। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। अब होता क्या है कि पंजाब में गेहूं जिसे कनक हम कहते हैं, और चावल जिसको धान या पंजाबी में चोना भी कहते हैं, ये तो सरकार खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। पर इसकी लीगल गारंटी नहीं है, कोई कानून नहीं है जो ये कहे कि सरकार खरीदेगी खरीदेगी। तो किसानों का डर ये है कि जिस तेजी से अंबानी, अडानी और ये गुजरात के अमीर व्यापारी खेतीबाड़ी सेक्टर में घुस रहे हैं, ये हमारी जमीनें अल्टीमेटली एक्वायर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये करना चाहते हैं कि जमीन आप इनके हवाले करो, आप अपने खेत में ही एक मुजारा बन के खेती बाड़ी करो और ये डिसाइड करेंगे कि कीमत क्या हो। तो सरकार तब मान गई थी, और जब खेती कानून वापस लिए, अब 2 साल इस बात को हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने ना तो एमएसपी पे कोई कानून लाए, ना ही जो किसानों की दूसरी मांग थी कर्जा मुआफी की, कि हमारे ऊपर जो कर्जा है, अगर बड़े बड़े जो हैं कोई ललित मोदी और कोई दूसरे लाखों डॉलर जो खा के भाग जाते हैं और बैंक उनको जो है वो माफ कर देते हैं, कि गरीब किसानों की कर्जा मुआफी हो। जो एफआईआर रजिस्टर की गई थी उनके खिलाफ, जो शिकायतें पुलिस थानों में जब 2 साल पहले एजिटेशन हुई, वो वापस ली जाएं, किसानों के लिए पेंशन स्कीम हो। तो इस किस्म की मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है कि सरकार कानून बनाए कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बड़ी फसलों को खरीदेगी, ताकि जो बड़ा व्यापारी है वो किसान की लूट ना कर सके। ये क्रक्स है इस मूवमेंट का पिछले 10 दिन से। अब दोबारा ये मूवमेंट जब शुरू हुई तो पंजाब हरियाणा के दोनों बॉर्डर्स पे, शंभू और खिनौरी पे, ऐसी उन्होंने जो है वो फेंसिंग ही नहीं की। ऐसे लग रहा है जैसे इवन भारत पाकिस्तान या भारत चाइना सरहद के ऊपर भी इस किस्म के इंतजाम नहीं है जितने वहां है। बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई, 15-15 फुट ऊंची दीवारें बनाई गई। और जैसे आपने कहा, ये पहली बार है कि भारत में 29 स्टेट्स हैं कि किसी स्टेट की पुलिस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और विदाउट वार्निंग। अकेला ड्रोन्स ही नहीं, इवन प्लास्टिक बुलेट्स, रबर बुलेट्स, और फिर पिछले दिनों लाइव एमुनिशन का इस्तेमाल भी किया गया है। इस वक्त 5 किसानों की मौत हो चुकी है, आधी दर्जन के करीब उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और 300 से ज्यादा जख्मी हैं। और भारत ऐसे बिहेव कर रहा है पंजाब के किसानों के साथ जैसे वो किसी दुश्मन की फौज के साथ लड़ रहे। इसके लिए कंसर्न है सभी जगह। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये सिख मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। हमने यहाँ बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, इवन वाशिंगटन डीसी में भी बीती एतवार जो है संडे को रैली थी। इसी तरह ऑटवा में, वैनकूवर में, स्टॉकटन में और शिकागो में भी वीकेंड पे रैलीज हुई। आने वाले दिनों में भी हम बड़े पैमाने पे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में प्रोटेस्ट रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर ये तो बड़ी एक सीधी सी बात है। मतलब किसानों को भी तो मजबूत करना चाहिए उनके, ताकि उनकी माशी सूरत हाल बेहतर हो, वो मजबूत हो, और वो मजीद कहा जाए कि दिल लगाकर ये सारा काम करें। क्योंकि वाकई अगर ये ज़राअत का शोबा इस तरह कंट्रोवर्शियल हो गया और मुश्किलात का शिकार हो गए, तो ये तो खुद भारत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ये तो सीधी सीधी सी बात है। तो आप इसको क्या क्या ऐसी कोई उम्मीद देख रहे हैं कि ये मामला बातचीत के जरिए हल हो जाएगा? क्योंकि ये तो बहुत मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी सी बात है लेकिन इतना बड़ा इस बात को बना दिया गया है। देखिए, इससे मैं दो एंगल से अगर इस पे बात करूं। जब ये लगभग 13 महीने
किसान दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पे बैठे हुए थे, तो जाहिर है कि मूवमेंट को तो पंजाब और हरियाणा के सिख किसान लीड कर रहे थे। वैसे वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के जाट किसानों ने भी उस मूवमेंट में काफी भरपूर जो है उनका योगदान रहा। और जो भारत सरकार की नीतियां हैं एक्चुअली, वो सिख कौम को सबक सिखाने की हैं। अगर जब पहला मोर्चा भी चल रहा था किसानों का, तो एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था मोदी सरकार के मिनिस्टर्स की ओर से कि ये तो 2% सिखों को प्रॉब्लम है, किसान तो सारे भारत के हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आते। तो इसका जवाब इवन जस्टिस मार्कंडे, जस्टिस काटजू मार्कंडे ने दिया था। उसने कहा कि जब अंग्रेजों से फ्रीडम लेने का वक्त था, अगर 123 लोग फांसी पे चढ़े तो उनमें 97 पंजाब के सिख थे। अगर 2500 को काले पानी भेजा गया तो उनमें 2200 पंजाब के सिख थे। तो उसने कहा तब तो किसी ने नहीं कहा कि जी अंग्रेजों की गुलामी है तो ये सिर्फ पंजाब के सिखों को ही प्रॉब्लम है कि वो आजादी के लिए आगे आ रहे हैं। तो आज मुझे ये लगता है कि ये एक तरफ तो जो है लूट का माल अपने व्यापारी अडानियों अंबानियों के हवाले करना, ये इनकी नीति और इनकी नीतियां तो चल ही रही हैं। पर दूसरी तरफ सिखों को सबक सिखाना भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनके सेंट्रल पूल में पंजाब और हरियाणा के सिख बेल्ट जहां किसानी है ही सिख है, पंजाब में 95% से ज्यादा किसानी पे ही डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने अकेली यही बात नहीं है, जब उनको मजबूर होना पड़ा 3 खेती कानून वापस लेने पर, उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो उन्होंने बाहर टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि उस किसान मूवमेंट के वक्त भी बड़ी सपोर्ट डायस्पोरा सिखों की थी, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल, जस्टिन ट्रूडो ने भी उस वक्त किसानों के हक में वो खड़े हो गए थे। तो मुझे ये लगता है कि ये सीधी सीधी बात नहीं है। अभी 2024 की इलेक्शन सिर पे है, कुछ हफ्तों में ही इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करने वाला है। मुझे नहीं लगता ये आसानी से, तो दूर की बात। और ये भी हो सकता है कि अगर मोदी और आरएसएस को लगे कि उनका राम मंदिर का मुद्दा जो उन्होंने बड़ी पोप लीला के साथ किया अयोध्या में, या आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाने के लिए, जैसे मोदी ने कहा कि जी हमने 370 हटाया, आप हमें 370 सीटें देके दोबारा पार्लियामेंट में भेजें। मुझे लगता है कि अगर इन्हें ये लगा कि इन मुद्दों पे वो हिंदू हार्टलैंड की वोटें नहीं ले सकते, तो वो बहुत बड़ी कार्रवाई किसानों के खिलाफ, खासतौर पे सिखों के खिलाफ करेंगे, या मुसलमानों की नस्ल कुशी जो वैसे ही खौफ में रह रहे हैं करेंगे, ताकि हिंदू हार्टलैंड की वोटें वो हासिल कर सकें। सो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले जो है वो कोई भी तब्दीली होने वाली है। लेकिन किसान मजबूती के साथ, कल भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अगली स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये टकराव जो है वो बढ़ेगा, ये थमेगा नहीं। सर, ये आपके ख्याल में थोड़ा सा आखिर की तरफ चलते हैं इंटरव्यू में, ये मोदी के दौरे हुकूमत के अंदर भारत में नफरतों में बड़ा इजाफा हुआ। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के हवाले से जो कुछ हो रहा है। मेरी यूएस कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम के वाइस चेयरमैन से बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो भी ये कह रहे थे कि भारत तो अब यूएस कमिश्नर को वीज़े भी नहीं देता पिछले 3 साल से कि वो वहाँ जाके मजहबी आज़ादी को मॉनिटर कर सकें। और ना ही भारत जो है वो मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट के अंदर है। सीपीसी कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, अमरीकी महकमा खारजा कुछ अपने जी। ज़ाती मफादात की वजह से उनको नहीं डालता। तो इतनी नफरतों के बावजूद मोदी क्यों इतना मशहूर और मकबूल, और फिर अब कह रहे हैं कि वो शायद फिर इंतखाबात जीत जाए। ये क्या माजरा है? देखिए, ये समझने के लिए कल ही एक यूके के इंग्लिश चैनल पे मेरा इंटरव्यू था, और ये इस किस्म का सवाल ही उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि आपको 1930s के जर्मनी की तरफ जाना होगा कि कैसे नाजी पार्टी, हिटलर ने कोई कू करके पावर नहीं ली थी, वो भी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और वो वोटों के जरिए ही उसने जो है वो पावर जो है वो हासिल की थी। और उसने जर्मन के लोगों को ये कन्विंस करवा दिया था कि आपका जो भी हाल है उसके लिए दूसरी लोग जिम्मेवार हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने मदद की अंग्रेजों की, यहूदियों ने,
इसलिए हम हारे। तो वो एक नफरत का ग्राउंड तैयार किया गया। अगर आप, ये मोदी नहीं है, आज मोदी ना होगा कल को अमित शाह आ जाएगा, वो ना होगा वो यूपी का गुंडा चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी आ जाएगा। इसके लिए आपको नागपुर की तरफ जाना होगा, आरएसएस का हेडक्वार्टर। कि 1920s में जब नाजी पार्टी जर्मन में फैल रही थी, उस वक्त वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस की फुल फॉर्म है, 1925 में इसका जन्म हुआ। इसके जन्मदाता डॉक्टर हेडगवेयर थे। बाद में मिस्टर गोलवलकर ने इसको लंबा वक्त हेड किया। और गोलवलकर के आज भी उसका वर्क है, सम बंच ऑफ थॉट्स। उसमें गोलवलकर ने कहा कि जो सोल्यूशन अकलियतों के साथ निबड़ने का नाजियों ने किया है, वही भारत में अकलियतों के साथ निबड़ने का सोल्यूशन है। अब मुसलमानों और ईसाइयों को तो वो वैसे ही, उनको या मार के भगा दो या जज्ब कर दो, अपने में जम कर लो, ये उनकी नीति तभी से रही है। सिखों, बौद्धियों और जैनियों के बारे में आरएसएस का कहना है कि ये तो हिंदू धर्म की ब्रांचेज हैं। तो हाँ, इन तीन मजहबों को तो उन्होंने डेथ किस के साथ मारने की कोशिश की। और मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कि ये बाहर से आए हुए मजहब है, इन्होंने हमें कन्वर्ट किया है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी बेस ही नफरत पे रही है। जैसे नाजियों का स्लोगन था, वन नेशन वन रेस वन पीपल वन लीडर, इसी तरह इनका स्लोगन हिंदू हिंदी हिंदुस्तान रहा है। सो मोदी वही इंप्लीमेंट कर रहा है। आप देखिए, 9 से ज्यादा स्टेटों में एंटी कन्वर्शन लॉ है। कैसे उन्होंने जो है वो इस किस्म के कानून बना रहे हैं। अब दिल्ली में एक 600 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। और जो लोग जेनोसाइड के एक्सपर्ट हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि भारत को उस कगार पे ला के खड़ा कर दिया आरएसएस ने कि किसी वक्त भी मुसलमानों की नस्ल कुशी हो सकती है। और आपने यूएस सर्फ का मेंशन किया, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, पिछले 3 साल से उनकी रिपोर्ट है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में लाया जाए। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकन पॉलिसी मेकर जो भारत को एज ए बुलवॉक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए चाइना के खिलाफ, वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि भारत ने जिस हद तक जाके अकलियतों का गला घूंटा हुआ है, इससे भी वर्स्ट किसी वक्त भी वहां पे होने जा रहा है। और वेस्ट ने इन जनरल और अमेरिका ने इन पर्टिकुलर आंखें बंद की हुई है। यही इनकी पॉलिसी 1930s में भी थी। जब प्रेसिडेंट रूजावेल्ट के पास यहाँ के डेलीगेशन जाते थे तो वो कहते थे कि जी वहां तो ये हो रहा है। वो कहता नहीं नहीं, देखिए जर्मन में ट्रेन वक्त पे चल रही हैं, मार्केट्स में कितनी रौनक है, चर्चेज भरे हुए हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यही आज भारत के हवाले से बेशक यूएस सर्फ की रिपोर्ट हो, स्टेटमेंट की रिपोर्ट हो, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट हो, और 17,000 से ज्यादा एनजीओज जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं मोदी सरकार ने, और इसके बारे में कितना कुछ आ रहा है, लेकिन इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। उन्हें लगता है कि भारत को वो इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। और हमें लगता है कि हमारी अकलियतों का, खासतौर पे कश्मीर के मुसलमान हो, पंजाब के सिख हो, जो मणिपुर में हो रहा है, 400 से ज्यादा चर्चेज वहां आग लगा दी गई और आज भी वो कट ऑफ किया हुआ है। और भारत भर के मुसलमानों को, उनमें उनके बड़े बड़े वो लोग भी जो सेकुलर इंडिया की वकालत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भुगतते थे, आज उनको भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि हम यहाँ सेफ नहीं है। ये माहौल वही है जो 1930s में नाजी जर्मनी का था। सर तो यानी कि अब जो हिंदुस्तान की आवाम है जो कि इस हिंदुत्व पॉलिसी को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब फिर वो उन्होंने पूरी कौम को, हिंदुओं को लगा दिया इस पे कि भाई बाकी सबको बाहर निकाल दो, बस अब यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रहेगा। देखिए, उन्होंने अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से इलेक्शन गोल और वोट पैटर्न को उन्होंने देखा। भारत में 20% के करीब मुसलमान, सिख, ईसाई ये पॉपुलेशन है।
उन्होंने देखा कि अगर 80% को आप इस हद तक रेडिकलाइज कर दें, नफरत के साथ आप भर दें कि वो बिल्कुल एक तरफा वोटिंग करें, और ये उन्होंने इस बात का भी ध्यान रहे कि भारत के जो साउथ के 5 सूबे हैं वो इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। उनमें तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, केरला है और कर्नाटका है। रादर वो तो बात कर रहे हैं कि हम अलग एक इकोनॉमिकल यूनिट बनाएंगे, लेकिन जो हिंदू हार्टलैंड है वो यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, इस सारे के साथ, और बिहार है। इसमें क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज्यादा है और ये समझते हैं कि अगर एक तरफा, यही कारण है कि बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिया जाता है। और बिना, अभी यूपी में आप देखिए कि वहां 16-17% मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट्स में आपको एक आध कोई नजर आएगा, वैसे नहीं। अब इनका निशाना वेस्ट बंगाल पे है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन 32-33% के करीब है, और ममता बनर्जी उन मुसलमानों और अपने बंगाली जो उसके लॉयलिस्ट हैं उनके जरिए इलेक्शन जीतती है। अभी आप देखेंगे कि वहां एक जगह पे कुछ ऐसा वाकया हुआ है जिसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व था, इतनी नफरत वहां उन्होंने फैलाई हुई है। वो समझते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल को भी वो मजहब के नाम पे पोलराइज कर दें तो सब कुछ बदल जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और हिंदू मेजॉरिटी जो है हिंदू हार्टलैंड में बैठी हुई, वो उस पे ये उनकी पॉलिसीज असरअंदाज भी हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसील से आपने बयान किया जो भी इस वक्त भारत के अंदर हो रहा है और किसानों के साथ जो मामला हो रहा है, अक़लियतों के साथ जो मामला हो रहा है। इसका मैं चाहूंगा हमें वन मोर एपिसोड हम बहुत जल्द करेंगे। जी, ऑलवेज ऑलवेज आपका वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा गुफ्तगू होगी। आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी भी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।